प्रोपेगेंडा के तहत सांसद प्रदीप चौधरी जी की जो छवि है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई। कैराना लोकसभा चुनाव के बाद शामली जनपद में हो रहे जिला पंचायत विवाद में जिस तरह की गुटबंदी हुई है, यह भी कहा जाए कि जब तालाबंदी हुई है, दोनों गुटों में अब अपना जिला पंचायत को लेकर जो रस्साकसी चल रही है, तो एक गुट जो मनीष चौहान के नाम से जाना जाता है, हाल फिलहाल में उसने स्वाभिमान महापंचायत करने का कार्य शामली के डुंडोखेड़ा में किया है। तमाम लोग वहाँ पे पहुँचे हैं, हजारों की संख्या में उनके समर्थक उस पंचायत में पहुँचे हैं और मनीष चौहान ने न केवल अपनी बात रखने का कार्य किया है, ये इस सियासी गलियारों में इसका मनीष चौहान को जो चौधरी वीरेंद्र सिंह जो कद्दावर नेता है, उनका जो एक शक्ति प्रदर्शन भी जनपद शामली के अंदर माना जा रहा है। इस स्वाभिमान महापंचायत के मायने क्या हैं और इससे संदेश किस तरह के निकले हैं, या ये शामली की राजनीति में सियासत में किस तरह का जो है बदलाव लाने जा रही है, ये भी इस पर भी चर्चा की जाएगी। इसके अलावा जो है ये भी चर्चा रहेगी कि जिला पंचायत प्रकरण को लेकर जिस तरह की गुटबंदी उभरी है, उस पर पूर्ण विराम आखिर लगेगा, कैसे, इस पर बातचीत की जाएगी। हमारे साथ में जो है BGT न्यूज नेटवर्क के चीफ एडिटर सचिन चौधरी जी हैं। बहुत धन्यवाद सर आपका। इनसे बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे और इस बात का भी विश्लेषण करेंगे कि जो सियासत में शामली की क्या क्या आजकल चल रहा है। सचिन जी आपका बहुत बहुत स्वागत है GT न्यूज़ में। शुक्रिया अनुज जी। चर्चा की शुरुआत हम यहीं से करते हैं कि जो चुनाव लोकसभा का जब बीत जाता है, आरोप प्रत्यारोप जो कहने के लग रहे हैं वहाँ के नेताओं पर जो, और वो आप भी उससे अनभिज्ञ नहीं हो, चुनाव में हार की वजह भी सामने निकल गई, समीक्षा भी पार्टी के जो संगठन ने जो की है, तो कैसा लगता है कि जो वहाँ पे जो ये गुटबाजी उभरी है, क्या ये पार्टी के नेताओं की निष्क्रियता की वजह से हार का सामना करना पड़ा या इसकी कुछ और वजह आप मानते हैं? देखिए अनुज जी, मैं तो यही कहूँगा कि हार का कोई एक कारण नहीं है, इसके पीछे के आप बहुत सारे कारण मान सकते हैं। जैसे कि प्रदीप चौधरी की छवि को लेकर कहा जा रहा था कि क्षेत्र में नहीं आते हैं। अगर प्रदीप चौधरी क्षेत्र में नहीं आते हैं तो संजीव बालियान तो 24 घंटा क्षेत्र में रहते हैं, वो क्यों चुनाव हारे। इसके बाद आप राघव लखनपाल शर्मा जी को देख लीजिए, यहाँ तो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर था, तो यहाँ पर क्यों बीजेपी चुनाव हारी, प्रधानमंत्री क्यों 1.5 लाख से जीते, क्यों देश के अंदर बड़े बड़े चेहरे चुनाव जो है हारे। तो ये कहना कि प्रदीप चौधरी क्षेत्र में नहीं जाते थे, उनकी छवि विकास कार्य की नहीं थी, या वो उस पद को सही तरीके से काम नहीं करा पा रहे थे, तो ये सब तो बेकार की बात है। रही बात कि प्रोपेगेंडा के तहत सांसद प्रदीप चौधरी जी की जो छवि है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई, कुछ लोगों के द्वारा की गई। क्यों की गई ये आपको पता है, लेकिन राजनीति में मैं ये कहूँगा कि सब कुछ जायज़ होता है, हर किसी को आगे बढ़ना है, तो राजनीति में यही है राजनीति अनुज जी की, कुछ भी इसमें संभव है। लेकिन हो सकता है, मुझे लगता है कि समय रहते यदि सांसद प्रदीप चौधरी इन चीज़ों को गंभीरता से लेते और पार्टी तक ये बातें सही समय पर जाती तो रिज़ल्ट कुछ और हो सकते थे। क्योंकि कैराना, अगर आप तीनों सीटों में देखेंगे, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और कैराना, तो सबसे फेवरेबल सीट बीजेपी के लिए कैराना ही है, जो आसानी से जीती जा सकती है, क्योंकि इसका परिसीमन बाबू हुकम सिंह के टाइम पे हुआ था। तो इसको हारने का मतलब ये है कि देखिए कुछ ना कुछ लूज़ पॉइंट रहे हैं जो ये हारे हैं। इसके अलावा वोटिंग परसेंटेज कम क्यों हुआ, ये बड़ा विषय है। पार्टी संगठन के लोग क्या कर रहे थे, ये बड़ा विषय है। सहारनपुर में तो अब आप देख ही रहे हैं क्या सरफुटबल हो रहा है पूर्व सांसद और विधायक के बीच में। आप मुजफ्फरनगर देख लीजिए, तो संगठन तो निष्क्रिय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये मैं सिर्फ तीनों जगह की बात नहीं करूँगा, पूरे उत्तर प्रदेश में ही है। रही बात मनीष चौहान की, जब मनीष चौहान स्वाभिमान पंचायत का जिक्र कर रहे हैं, राजनीति में किसको आगे नहीं बढ़ना है? जिसने खादी पहनी है उसको, हर आदमी को आगे बढ़ना है, वो एक को कुचल कर आगे बढ़ेगा। अब देखिए राजनीति में आप कह सकते हैं कि पिता पुत्र भी एक साथ नहीं चल सकते, एक वक्त वो आता है कि बेटा पिता को भी छोड़ के आगे बढ़ जाता है। तो यहाँ तो 2 जिलों की बात है अनुज जी। तो मनीष चौहान जिस ट्रेंड पे चल रहे हैं, उन्हें तो राजनीति करनी है, उन्हें तो विधायक बनना है, सांसद का चुनाव लड़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो वो तो करेंगे, समझना तो दूसरे लोगों को है। अब ज़िला पंचायत का जो ये शगुफा छोड़ा जा रहा है, मैं आपको बता दूं, जब मैं वहाँ कवरेज कर रहा था तो मुझे तो तभी पता चल चुका था कि चुनाव होने के बाद ज़िला पंचायत की कुर्सी जाने वाली है मनीष चौहान के हाथ से। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि मनीष चौहान ने ही मधु को जिला पंचायत सदस्य बनवाया। रवि जो उनके परिवार के सदस्य हैं, उनके घर की ये बहू है मधु, SC से आती हैं, उस टाइम SC सीट थी, उनको ज़िला पंचायत का सदस्य बनवाया गया, चुनाव लड़वाया गया। करने वाले तो मनीष चौहान ही थे, लेकिन बावजूद उसके जो चीज़ें अधिकारों का हनन की बात आई,
तो ये बात तो चुनाव से पहले भी उठ रही थी कि उनका हनन हो रहा है, लेकिन मधु वो कैपेबिलिटी दिखा नहीं पा रही थी। और मैं तो इसमें ये भी कहूँगा कि प्रसन्न चौधरी हो, सांसद जी हों, 4 साल से तो चीज़ें चल रही थी ना, तो चीज़ों को तभी समझ लेना चाहिए था। तब साइलेंट रहकर जो हुआ, समझ रहे हैं ना आप मेरी बात, कि चुनाव से पहले यदि इस मुद्दे को उठा दिया जाता तो आज चीज़ इतनी बड़ी ना बनती, लेकिन सब इसलिए दबाए बैठे रहे कि पार्टी में रार ना हो। लेकिन जैसे ही चुनाव प्रदीप चौधरी हारे तो सब ने कहा कि मनीष चौहान ने चुनाव हरवा दिया। मैं ऐसा नहीं मानता कि इसे एक व्यक्ति ने चुनाव हरवा दिया। चुनाव हारने के कई कारण हैं। अब वो बात सारा ठीक रहा, जिला पंचायत पे आकर के फूट रहा है, और ये जो कुछ हुआ है ये मनीष चौहान अपने आप को साबित करना चाहते हैं। अनुज जी, राजनीति में नंबर ऑफ गेम्स जो है यही सबसे बड़ी एक पूंजी होती है आपकी, कि आपके साथ कितने लोग हैं, मेजॉरिटी किसके पास है। तो जो मेजॉरिटी में रहेगा वही नेता है, और मनीष चौहान ये साबित करने में मुझे लगता है कुछ हद तक कामयाब हो पा रहे हैं। लेकिन सचिन जी, एक बात यहाँ पे निकल के आ रही है, आप कह रहे हैं कि चुनाव हार गए हैं और ठीक करा जाए, जिला पंचायत को लेकर फोड़ा गया है, इसकी पहले से आप खुद माने इस बात को, जो कवरेज के दरमियान जो है मेरे को पता चल चुका था, भविष्य का आपको पता चल चुका था, भविष्य वक्ता नहीं है आप, लेकिन जो वो जिस तरह की चर्चाएँ आती हैं हम लोगों के सामने पत्रकारिता में, उसका कहीं ना कहीं मीनिंग निकाल सकते हैं। वो जो है उन्होंने खुद मनीष चौहान जी ने इस बात को स्वीकार भी किया है कि किसी नेता का नाम लेके जो है उसने ऐसी चर्चा फैलाई है कि जब चुनाव जीत जाते हैं तो जिला पंचायत बदल देंगे, इनका ब्लॉक प्रमुख भी हम बदलने का कार्य करेंगे। लेकिन एक बात सामने आ रही है, जिला पंचायत अगर हम इसकी बात करें लोकसभा की, लोकसभा में श्याम लिंग तो जीत जा रहे हैं सांसद महोदय जो है 11-12 हज़ार से जो है, लेकिन हारते हैं आप अपनी लोकप्रिय सीट गंगों में, बड़े अंतराल से हारते हैं। वहाँ के जो स्थानीय विधायक जो है लगभग 28-30 हज़ार से जीत जाते हैं, और 18 हज़ार से ऊपर जाके जो है ये चुनाव हार रहे हैं। अगर टोटल देखा जाए तो बड़ी हार वहाँ पे गंगों में सियासी पंडित इसको मानने हैं, बिल्कुल नकुट से बड़ी हार मान। बिल्कुल। फिर आपको जो है दूसरी जो वहाँ पे जो है वो विधायक आपके जो है भारतीय जनता पार्टी के नकुट में जो है वहाँ पे भी आप चुनाव हार रहे हैं, लेकिन ठीक रहा जाके जो है श्यामली जिला पंचायत या वहाँ पे जो अध्यक्ष रहे हैं मनीष चौहान जी के सिर पे या उस परिवार पर या दसाला परिवार पे फूट जाता है, तो उसके सियासी मायने क्या है? देखिए, अब इस पूरी कहानी टारगेट उनको किया जा रहा है। इस कहानी को आप इस तरीके से समझिए कि इस चुनाव में यदि प्रदीप चौधरी जी को कोई कम्पीट कर रहा था तो वो मनीष चौहान कम्पीट कर रहे थे। मृगांका सिंह तो अगर टिकट मांग भी रही थी तो बहुत मतलब सॉफ्ट तरीके से टिकट मांग रही थी, वो चर्चाओं में नहीं थी। चर्चाओं में नहीं थी। जो सबसे ज़्यादा नाम चर्चाओं में था वो मनीष चौहान का था, कि मनीष चौहान टिकट मांग रहे हैं। राजनीति में टिकट मांगने का अधिकार हर व्यक्ति को है, कोई भी टिकट मांग सकता है। जो हल्ला मचाएगा उसको जो नुकसान किया जाएगा, आप इस बात को कह रहे हैं। मनीष चौहान ने टिकट मांगने का तरीका जो वो फ्रंट पे आके मांगा है, धरातल पे आके मांगा है, समर्थकों के बीच में जाके मांगा, पार्टी लाइन पर चल के टिकट मांगा उन्होंने। लेकिन जब चुनाव हार जा रहे हैं कहीं ना कहीं नुकसान उस नहीं। देखिए, मनीष चौहान ने जिस तरीके से टिकट मांगा तो ये तो देखिए, ये तो नेता को तय करना है कि उसे किस लाइन पे जाके टिकट मांगना है। कुछ लोग पार्टी लाइन पे टिकट मांगते हैं, उसको तो जिंदा रहना। कुछ लोग पार्टी लाइन पे टिकट मांगते हैं, कुछ लोग समर्थकों की भीड़ इकट्ठा करके टिकट मांगते हैं, कुछ लोग ऐसे टिकट मांगते हैं जैसे कि एक सांसद जी की छवि को जैसे एक डैमेज करने का काम किया गया, ऐसे टिकट मांगा गया। तो मैं ये तो कहूँगा ज़रूर कि मनीष चौहान के कुछ समर्थकों के द्वारा कह लीजिए छवि को खराब करने का काम तो किया गया सांसद प्रदीप चौधरी जी। मतलब ऐसा कोई वाकया पेश आए हैं जिसमें लगता है कि जो है सांसद प्रदीप चौधरी जब वो टिकट मांग रहे थे मनीष जी, उनकी छवि को जो है कहीं ना कहीं धूमिल करने, हाँ, ये इसके बहुत सारे वीडियोज़ मैं आपको दिखा भी सकता हूँ कि मनीष चौहान के समर्थक जो गाँव में हैं वही उनके घेर में हैं, समझ रहे हैं ना आप। वो लोग टीवी डिबेट्स में आकर के तमाम तरीके की बात कहते हैं कि प्रदीप चौधरी ने जो विद्यालय बनवाया हुआ है वहाँ से पैसे की उगाही हो रही है, सांसद क्षेत्र में नहीं आते हैं, विकास कार्य यहाँ पर कोई कराया नहीं गया, हमने तो कभी आज तक सांसद को देखा नहीं है। तो ये एक प्रोपेगेंडा जो वहाँ से चला शामली से, उसका नेगेटिव इफेक्ट गंगो और नकुड़ में भी देखने को मिला। एक बात मानी है कि समय रहते प्रदीप चौधरी ने इस बात को जो ध्यान नहीं दिया, इस बात को जो भरपाई नहीं कर पाए वो, जिसका जो है खामियाजा भुगतना पड़ा लोकसभा चुनाव में। क्या ऐसी वास्तविकता थी कि प्रदीप चौधरी साहब की जिस तरह की छवि धूमिल की जा रही थी उसकी भरपाई की जा सकती थी? देखिए, प्रदीप चौधरी जी जो जिस छवि से के व्यक्ति हैं, उनके पिताजी जिस छवि के व्यक्ति हैं, जिस छवि के वो खुद व्यक्ति हैं, उनकी ईमानदारी की मिसाल तो पार्टी में भी दी जाती है, और बीजेपी की परिपाटी में वो बिल्कुल सटीक फिट बैठते हैं। और मैं आपके कैमरे ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, मनीष चौहान जिस सियासत को जन्म दे रहे हैं, बीजेपी में इस सियासत की कोई जगह ही नहीं है अनुज जी। उन्होंने अभी कुछ दिन पहले चुनाव से पहले कहा था, जब सांसद मनीष चौहान जी की बात कर रहे हो, मैं मनीष चौहान जी कह रहा हूँ, शुरुआत दोनों तरफ से हो रही है। ये तो आप खुद मानिए इस चीज को जो है
लोकसभा चुनाव के बाद में सीधा सीधा आप कह रहे हैं मनीष चौहान जिस सियासत को जन्म दे रहे हैं, हाँ। जन्म तो दिया जा चुका है। जिला पंचायत का जो अध्यक्ष को जो पाला बदली कराई गई है, पाला जो बदलवाया है, वो मनीष चौहान तो उसमें नहीं है। नहीं, उससे पहले कि मैं आपको वाक्य का जिक्र बता रहा हूँ, जब प्रदीप चौधरी जी उनके घर पे गए, वहाँ लक्ष्मी नारायण चौधरी जी भी थे, जब उनको मनाने गए तो मनीष चौहान जी ने जो वहाँ पर बात की कि पार्टी से हम नहीं है, हमसे पार्टी है, जो बात उन्होंने कही तो वो बहुत मतलब वो बीजेपी की परिपाटी में नहीं है। बीजेपी की परिपाटी में है कि आप संगठन के लिए बढ़ाओ। काम कीजिए। ये बात केशव प्रसाद मौर्य बार बार अभी हाल फिलहाल में जो गुटबंदी वहाँ पे उसको लेके कह भी रहे हैं। जी, तो पार्टी में जगह नहीं है कि जहाँ पार्टी को आंख दिखाए। तो ये चीज़ें जो है कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगा कि मनीष चौहान पार्टी से भी बड़े हो गए हैं, तो इस चीज़ की जगह वहाँ पर नहीं है जो मनीष चौहान कर रहे हैं। दूसरा, आप शक्ति प्रदर्शन कीजिए, टिकट मांगिए, ये एक अलग बात है। अरे ज़िला पंचायत की तो अब जो हुआ है वो मनीष चौहान को नागवार गुजर रहा है। चौधरी वीरेंद्र सिंह तो कह रहे हैं कि शामली तो जितवा दी हमने, प्रसन्न चौधरी कह रहे हैं मैंने शामली जितवा दी, लेकिन सवाल तो गंगोर नकुड़ का है। सवाल तो गंगोर नकुड़ का है कि गंगोर नकुड़ में चुनाव क्यों हारे। इसके यहाँ तो लोकदल वाला कोई बोलने वाला ही नहीं है। वहाँ तो लोकदल जो है पोजिशन में है, वहाँ तो लोकदल का वजूद है, शामली में वजूद है, कैराना में वजूद है, आपके जो थाना बोन में वजूद है, तो इसलिए वहाँ के नेता बोलते हैं कि हमने जितवा दिया, ये हम यहाँ पोजिशन में। मैं कह रहा हूँ ये बात तो प्रसन्न चौधरी कह रहे हैं कि मैंने शामली जितवाया। वीरेंद्र सिंह कह रहे हैं कि मेरे क्षेत्र के जितने गांव हैं उठाकर देख लीजिए, सब में प्रदीप चौधरी चुनाव जीते हैं। भले वोटिंग परसेंटेज कम हुआ लेकिन वो चुनाव जीते। वो तो बूथ का जिक्र करेंगे, जिस बूथ में मेरी ड्यूटी पार्टी ने लगाई थी उस बूथ से प्रदीप चौधरी हार के गए, तो मेरे को बताइएगा आप। जीते हैं ना वहाँ पर ये भी हाँ मंडल। तो सवाल तो अनुज जी यहाँ देखिए गंगो का नकुड़ का है। अब आप ये कह लीजिए कि चौधरी परिवार जो है एकरा के साथ था। बड़ा विषय यही है कि नकुड़ पे और गंगो पे ब्लेम नहीं लगाया गया। हाँ देखिए आप इस बात को गंगो का जो वोटर है वो कहाँ गया, चौधरी परिवार का वोटर कहाँ गया, एक बड़ा फैक्टर है। क्या विधायक कीरत सिंह पर जो आरोप लग रहे हैं अब चुनाव के बाद, क्या वो अपनी भूमिका सही निभा पाए? क्या डॉक्टर धर्म सिंह सानी का जो लास्ट में आना है वो फॉर्मेलिटी जो हुई है, क्या वो फेवरेबल रहा बीजेपी के लिए? तो ऐसे तमाम विषय हैं जो गंगोर नकुड़ में ऐसी चीज़ें रही हैं। अब हम चौधरी वीरेंद्र सिंह का ये भी कहना है कि ये आके जय सीधा सीधा ठीक रहा हम पे फोड़ रहे हैं, या ठीक रहा हमारे सिर पे फोड़ा जा रहा है, और इस तरह के कह रहे हैं कि प्रदीप हार गया तो हमारी वजह से। मैं इस बात को नहीं मानता। वीरेंद्र सिंह जी वीरेंद्र सिंह जी कह रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि आप नकुड़ की बात क्यों नहीं करते, मैं इस बात गंगो की बात क्यों नहीं आप कह रहे हैं कि देखिए वीरेंद्र सिंह ने कहा कि हमने हमारी वजह से चुनाव हारे हैं। मैं ये बात ठीकरा फोड़ा जा रहा है, लेकिन मैं नहीं मानता कि प्रदीप चौधरी वीरेंद्र सिंह या मनीष की वजह से चुनाव हारे हैं। मैं नहीं मानता, कई सारे कारण हैं इसके। मैं एक बात तो मान सकता हूं कि उनके समर्थकों ने उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने का काम तो किया है। प्रदीप चौधरी की छवि को खराब करने का एक काम तो हुआ है, एक फैक्टर तो है वो। लेकिन आप ये कहें कि मनीष चौहान ने और चौधरी वीरेंद्र सिंह ने खड़े होकर के चुनाव हरवाया है, तो मैं ये बात नहीं मानता हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्टर हैं चुनाव हारने के। आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये उनकी ईमानदारी पर प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है? किसके? चौधरी वीरेंद्र सिंह के, मनीष चौहान की? नहीं, उन्होंने पार्टी का साथ दिया या नहीं दिया ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मुझे तो संशय उस वक्त भी होता है जब चौधरी वीरेंद्र सिंह के खासम खास जो सिप्पे सालार हैं वो इकरा हसन की गाड़ी में बैठ करके प्रचार कर रहे हैं। उनके मैं सबके नाम जानता हूँ, एक एक के बाय फेस जानता हूँ, वो मुझे अच्छे से जानते हैं। और चुनाव के बाद वही लोग चौधरी वीरेंद्र सिंह के यहाँ लखनऊ में बैठ करके उनसे काम करा रहे हैं। चलो, कल भी वो मंच पर थे। सचिन जी, हम गुटबाजी में नहीं पड़ेंगे, क्योंकि हम जो एक विश्लेषण चाह रहे हैं। जातीय विरोध का कितना असर इस चुनाव पर पड़ा है? देखिए, जातीय विरोध का उसमें बहुत महत्वपूर्ण असर पड़ा है, क्योंकि सैनियों की पंचायत सरसा में हुई है, और जय ठाकुर की पंचायत के तो जय मीनिंग जिस तरह के जय थे, और पूरे देश भर में जो है उसके जो कहने की असर उसका सामना है। लोकसभा कैराना में इसका कितना असर पड़ा? देखिए, अब आपने बहुत सही सवाल किया है, जिसको लेकर के तमाम बीजेपी ये दोहाई दे रहे हैं कि हम चुनाव हारे तो क्यों हारे। 2019 का चुनाव उठाइए आप। 2019 के चुनाव में मुलायम सिंह यादव और मायावती एक मंच पर थी, दोनों साथ थे, दो बड़े नेता एक मंच पर थे। तब भी तो कैराना से चुनाव लड़ रहे थे, तब प्रदीप चौधरी 1 लाख से जीते थे, सहारनपुर से फजलुर रहमान जीते थे। रालोद भी साथ में नहीं थी, रालो साथ में, रालोद भी जो है उनके साथ थी। इस बार तो बीजेपी के साथ रालोद है ना, बीजेपी के तो और अच्छी जीतना चाहिए। 72-72 तो चुनाव हारे उस समय जाइए। तो अब चुनाव कैराना क्यों हारे प्रदीप चौधरी? सवाल ये है। इसके लिए जैसे दोहाई दी जा रही है कि संविधान बचाने की जो बात थी कि संविधान को बचाओ, दलित और मुस्लिम एक हो गया। मैं इस बात को भी नहीं मानता हूँ। मैं नहीं मानता इस बात को कि संविधान के मसले पर दलित और मुस्लिम एक हुआ इसलिए कैराना हारे प्रदीप चौधरी।
हमें उन जातियों पर ध्यान देना होगा जो हमारा कोर वोटर था, जिसमें राजपूत हैं, जिसमें गुजर है, जिसमें सैनी है, जिसमें कश्यप है, जिसमें वो वोटर है जो बीजेपी के नेताओं से नाराज था, अपेक्षा पूरी नहीं कर पाई, अपेक्षा पूरी नहीं कर पाई। ये जो वोटर जो आपको गिनवा रहा हूँ, बिखराव आया, गुजरों में बिखराव आया, सैनी समाज में बिखराव आया, राजपूतों का वोट डाइवर्ट हुआ है, कश्यपों का वोट डाइवर्ट हुआ है, जाटों का वोट डाइवर्ट हुआ है। ये वोट जो कोर वोटर था 2019 में, जो एक तरफा बीजेपी को मिला था, वो इस बार नहीं मिला है। 19 में भी सपा और बसपा साथ थे और आज भी साथ थे, जैसा कि बीजेपी के नेता कह रहे हैं, लेकिन ये जो 1 लाख का अंतर है, ये डाइवर्ट हुआ है। ऐसा नहीं है कि लोग इकरा हसन को मतलब एक बहुत बड़ा चेहरा मान करके चल रहे थे, लेकिन उनकी नाराजगी नेताओं से भी थी। आप कह रहे कि सर बड़ा चेहरा नहीं थी, लेकिन जो इकरा हसन के प्रोग्राम हिंदुओं में बड़े लगे हैं और बड़ा जो है उनको जो है लाभ हिंदू वोट से मिला है। उनका अगर देखा जाए कि इकरा हसन जो मुसलमानों में जो है वोट मांगने नहीं गई, बिल्कुल हिंदुओं के घर में जो रात को जो है लेट तक उन्होंने प्रोग्राम करने का कार्य, मंच भी जो है बड़े सजे हैं, तो उसका कहने के लाभ मिला इकरा हसन के चुनाव जीतने के पीछे भी कई फैक्टर हैं। देखिए, उन्होंने नाहिद हसन के परिवार की जो छवि थी कि गुंडागर्दी को जन्म देते हैं, इस बार बदल दिया है ना, अपहरण पलायन। इस चुनाव में एक बहुत बड़ी बात आई है कि जो इमरान मसूद साहब ने अपनी छवि बदलने का कार्य किया, बिल्कुल हसन परिवार ने भी अपनी छवि को बदलने का काम किया। इन नेताओं को भी समझ में आने लगा है कि जब तक आपके साथ हिंदू वोट नहीं जुड़ेगा, ये बात तो इमरान मसूद अपने मंचों से कह चुके हैं मीडिया के सामने कि भाई मुसलमान से काम नहीं चलेगा, आपको हिंदू चाहिए और आपको राम का नाम भी लेना पड़ेगा, आपको अयोध्या का नाम भी लेना पड़ेगा। सेम अगर आप कैराना में देखेंगे तो मुसलमानों के, जैसे कि आपने कहा कि इकरा हसन ने वोट नहीं मांगा, अरे वो तो उनका पेट वोटर है, वो कहाँ जाएगा, वो तो आप ना भी वोट मांगे तब भी समाजवादी को ही जाना है। लेकिन इकरा हसन ने जो हिंदुओं में काम करने का काम किया, हिंदू चेहरों को जो साथ लेकर चलने का काम किया, एक महिला, एक सभ्य महिला होने का जो उन्होंने परिचय दिया है इस चुनाव में, बहुत मेहनत उन्होंने की पिछले 3 सालों से, उसका परिणाम ये हुआ है। सांप्रदायिकता के नाम पर कोई ऐसी बात नहीं हुई, ध्रुवीकरण के नाम पर कोई ऐसी बात नहीं हुई। तो मुझे लगता है कि ये तमाम ऐसे फैक्टर है जो बीजेपी को यहाँ हार का सामना करना पड़ा। क्या आपको नहीं लगता कि जो मुस्लिम 2022 की अगर हम बात करें, 2024 के चुनाव की हम बात करें, जो मुस्लिम मतदाता जो एकजुटता से अपना परिचय देने का कार्य मतदान के रूप में किया और हिंदू मतदाता में जो बिखराव आया है, बिल्कुल वो नाराजगी रही हो, उसकी अपेक्षा पूरी ना हुई हो, पार्टी जैसा आप बता रहे हैं, यह तमाम वजह हो सकती है। उसने वोट अपने मन से दिया है, जिसको वोट नहीं देना चाह रहा था हिंदू मतदाता, उसको भी वोट देने का काम इस चुनाव में किया है। तो आपको नहीं लगता कि जो मुस्लिम जो है इकट्ठा हो रहा है चुनाव में, राजनीतिक सियासत में जो और हिंदू लोगों में बिखराव आ रहा है? देखिए, जब प्रधानमंत्री मंच से ये कह दें कि अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, तो क्या सोचेगा वोटर कि बीजेपी तो आ रही है, बीजेपी को तो हराने वाला कोई है ही नहीं। सब चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी बन जाए, राघव लखनपाल सांसद बन जाए, प्रदीप चौधरी बन जाए, लेकिन वोट डालने अनुज चले जाएं, सचिन ना जाएं। सबका मन में यही था कि अरे चलो तो बीजेपी तो आ ही रही है, चलिए बीजेपी तो आ ही रही है, मोदी जी तो आ ही रहे हैं, कौन हरा रहा है, योगी जी बैठे हैं, सब आ जाए। मुस्लिम वोटर में और दलित वोटर में बीजेपी को हराने के लिए पूरा एक प्लानिंग तैयार की जाती है। बाकायदा इन वोटर्स को समझाया जाता है कि यदि बीजेपी आ गई, डराने का काम होता है कि तो ऐसा हो जाएगा। तो इन वोटर्स के अंदर उत्साह होता है। ये गर्मी के अंदर भी आप देखेंगे लंबी लंबी लाइन में लगे रहते हैं, और हमारे इधर जो दूसरे जो वोटर हैं देखेंगे आप, तो ये तो सब लोग छुट्टी मनाने चले जाते हैं। क्या कारण था जय बिगड़ी व्यवस्थाएं? पिछले 3-4 सालों से व्यवस्थाएं बिगड़ी हुई थी जय, लेकिन एमपी साहब को मौका मिला है चुनाव हारने के बाद मधु गुर्जर की व्यवस्था सुधारने का। देखिए, अब मैं तो ये मानता हूँ कि प्रदीप चौधरी जी के पास यदि मधु गुर्जर आगे भी बनी रहती हैं तो ज़िले के विकास कार्य कराने के लेके उनके पास एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिल जाता है, क्योंकि ज़िला पंचायत का अध्यक्ष का जो एक निधि होती है वो बहुत विकास कार्य वहाँ पे रहते नहीं हो पा रहे थे क्या? कहाँ पर? मनीष चौहान के साथ में जब नहीं, मनीष चौहान भी काम करा रहे थे, ऐसी बात नहीं है, मनीष चौहान काम करा रहे थे, लेकिन जो जिस तरह के उभारने का कार्य किया है, मसला समझ लीजिए अनुज जी, मसला ये है कि एक जिला पंचायत के अध्यक्ष एक ही पार्टी और भरी हुई गुटबाजियों से प्रदीप चौधरी मधु गुर्जर को नहीं लाए हैं। अगर मधु गुर्जर को उनके अधिकार वहां मिलते तो वो क्यों आती? आप बात समझिए। अधिकार तो 3 साल से बिगड़े हुए थे, वो लगातार परिस्थितियां ऐसी होती जा रही थी। तो लेकिन अब समय भी तो लास्ट आ रहा था, 1.5 साल बचा है बस, अब 1.5 साल बचा है, अब मौका सही था कि अब पाला बदला जाए मधु गुर्जर के। नहीं मानते हैं आपके मौका सही था, चुनाव हार गए, चलो भाई इसको जो है अब थोड़ा सा। लेकिन दोनों चीज़ें हैं कि मनीष चौहान को झटका भी दिया जाए और मधु गुर्जर के सम्मान को बचाया जाए, जिसमें मधु गुर्जर ने ही पहल की कि उनके सम्मान सुरक्षित नहीं है, गाड़ी नहीं दी जा रही है, सिक्योरिटी नहीं दी जा रही है, रिक्शा से वो घूमती हैं, जबकि मनीष चौहान इन बातों को नकारते हैं।
घर उनके पास नहीं है, ये तमाम बातें वो नकारते हैं कि ऐसा नहीं है कि हमने कुछ नहीं दिया उनको। प्रदीप चौधरी की कभी शैली इस तरह की नहीं रही है जिस तरह का जो झटका दिया उन्होंने। आप झटका बता रहे हैं, मैं झटका बताने में जो विश्वास नहीं रखता हूँ। झटका है तभी तो कल इतनी बड़ी पंचायत हुई है। इस स्वाभिमान किसके लिए? नहीं, 84 का सम्मान किसके लिए? मनीष चौहान का सम्मान व्यक्तिगत, ये तो एक व्यक्तिगत मसला है। प्रदीप चौधरी की जो छवि कभी इस तरह की गवाही नहीं दी है। प्रदीप चौधरी की छवि नहीं की जाए, किसी को झटका दिया जाए या गुटबाजी की राजनीति की जाए, पहला मौका है। वजह क्या रही है? देखिए, राजनीति में कब क्या करना पड़ जाए अनुज जी, किसी को कुछ पता नहीं होता है। कब क्या एक्शन लेना पड़ जाए कभी किसी को पता नहीं होता। और राजनीति में अगर आप बड़े फैसले नहीं लोगे तो जनता फिर गुटबाजी नहीं, गुटबाजी का तो मैं नहीं कह सकता कि यहाँ पर खिलाएगी। गुटबाजी मैं नहीं कह सकता कि शामली सियासत में गुल क्या खिलाएगी गुटबाजी? देखिए, शामली में एक बात तो तय है कि मनीष चौहान को चुनाव लड़ना है। लड़ेंगे, चुनाव लड़ना है उन्हें। अब वो किस पार्टी से लड़ेंगे, कौन सी सीट से लड़ेंगे, मतलब मनीष चौहान चौराहे में आप कह रहे हैं वो चुनाव लड़ेंगे। मुझे इतनी उम्मीद है, जैसा कि वो माहौल बना रहे हैं, जो MP का टिकट मांग रहा है वो विधायक का भी मांगेंगे, ठीक है। वो कैराना लड़ेंगे, वो शामली लड़ेंगे, कौन सी सीट से लड़ेंगे ये तो उन्हें तय करना है। किस पार्टी से लड़ेंगे, चर्चाएं तो लोग कह रहे हैं कि समाजवादी से लड़ेंगे। अखिलेश कह चुके हैं कि जो समाजवादी में भाजपा को लाएगा मैं उसे बाहर करूंगा, तो रास्ते तो वहाँ भी बंद है। और बीजेपी की परिपाटी ऐसी नहीं है कि आप लेकिन कहने में होने में बड़ा फर्क पड़ जाता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जितनी बात कहते हैं उतनी बात ये निभाते नहीं है, ले लेते हैं फिर एंट्री कराते हैं। वो तो अखिलेश यादव जी बेहतर बता सकते हैं, इतिहास है वो अखिलेश जी बेहतर बता सकते हैं। लेकिन फिलहाल कैराना के अंदर जसाला परिवार अपने सम्मान को बचाने में लगा हुआ है। उन्हें MLC भी चाहिए आगे और विधानसभा का टिकट भी चाहिए, तो उसके लिए अपना शक्ति प्रदर्शन है ये। मधु गुजर तो बहाना है एक, और मधु गुजर के बहाने के चलते मनीष चौहान ने अपना जो माहौल बनाने का काम किया है, इसका मैसेज बहुत दूर तक गया है। एक बड़ा सवाल आ रहा है आपकी तरफ जो है 84 के सम्मान में, सर्व समाज मैदान में स्वाभिमान की बात हम करते हैं, क्या गुजरों में भी जो है आपस में गुटबाजी बढ़ी है? ये 84 का कोई सम्मान और अपमान का विषय नहीं था। ये सिर्फ मनीष चौहान की व्यक्तिगत राजनीति को साधने का ही एक अभी मेरे को कोई कह रहा था कि सिस्टम जो है था। पहले वीरेंद्र सिंह का बयान था कि जो है हम लोग कहाँ तक बट गए, जो है पहले हम लोग जो है हिंदू हो गए, फिर हम लोग जो है बिरादरी में बट गए, फिर गोत्र में बट गए, अब खाप में बट गए। 84 के सम्मान नहीं, में आज 84 कहाँ से आगे? बाबू हुकम सिंह जी के रहते तो ना तो कभी वीरेंद्र सिंह उधर गए। 84 से ज़्यादा लोग थे। नहीं, आप समझिए कि जब बाबू हुकम सिंह की राजनीति चलती थी, चौधरी नारायण सिंह जी की राजनीति चलती थी, चौधरी अजब सिंह की राजनीति चलती थी, तो सबके अलग अलग क्षेत्र थे काम करने के। 84 की राजनीति तो कैराना से चलती है, उसके चौधरी तो चौधरी रामपाल सिंह हैं। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि आप 84 के रामपाल सिंह तो नहीं बोले, रामपाल सिंह नहीं बोले, उनके लड़के हैं अनुज, वो अनिल चौहान के साथ नजर आए। अनिल चौहान ने खुलकर मुखालफत की इसकी, लेकिन हैरानी तब हुई जब मृगांका सिंह वहाँ पहुंची। मृगांका सिंह के लिए बड़ी कुआ और खाई वाली स्थिति हो गई। वजह यह है कि देखिए, मृगांका सिंह को भी राजनीति में आगे बढ़ना है। मृगांका सिंह ये आरोप पहले लगा चुकी हैं कि चौधरी वीरेंद्र सिंह ने उनको चुनाव हरवाया, लेकिन अब फिर वो उनके साथ चली गई हैं। लेकिन सवाल ये है कि अब प्रदीप चौधरी के चुनाव में मृगांका सिंह वो रोल नहीं निभा पाई जो अनिल चौहान ने निभाया। तो मृगांका सिंह को ये लगता है कि जब विधानसभा में टिकट मांगने का नंबर आएगा तो प्रदीप चौधरी अनिल चौहान को सपोर्ट करेंगे। इधर वीरेंद्र सिंह हो सकता है एक बार मृगांका सिंह को बड़ा सपोर्ट भूचाल आगे खड़ा हो गया लोकसभा के बाद में। सियासत शामली में बड़ी सियासत घूम रही है अनुज जी। संदेश क्या दिया है स्वाभिमान से? बस मैंने आपको बताया कि मनीष चौहान चुनाव लड़ना चाहते हैं। मतलब ये समझिए कि जो उनका शक्ति प्रदर्शन भी था और उनकी जो दूरगामी उनकी इच्छाएं हैं, ये महत्वाकांक्षा, या यूँ कहा जाए कि जो दसाला परिवार को जो सम्मान कैसे जो बरकरार रखा जाए, सम्मान को कैसे बढ़ाया जाए, इस चीज़ को लेकर जाए पंचायत आप बता रहे हैं किस? बिल्कुल, बस मैं आपको एक बात छोटी सी बता दूं कि 84 के सम्मान की जो मैं अभी बात बता रहा था, पहले 84 की जो बात होती थी ये बाबू हुकम सिंह से चलती थी। अब इसको चौधरी वीरेंद्र सिंह को पर लाने की कोशिशें हो रही हैं कि अब 84 कांधला से चलेगी, पहले कैराना से चलती। बड़ी बात कह रहे हैं गुजरों का चौधरी कौन? कैराना में खास मतलब कहीं ना कहीं ये बात चौधरी तो देखिए चौधरी रामपाल सिंह ही रहेंगे। लेकिन ये कहना कि 84 के सम्मान में, ये मुझे नहीं लगता। ये 84 का कोई सम्मान और अपमान का विषय नहीं था, कोई इसमें ऐसी बात नहीं थी। ये सिर्फ व्यक्तिगत राजनीति को साधने का एक पूरा एक सिस्टम है, जिसे मैं गलत नहीं मानता। मैं इसको गलत नहीं मानता, जो मनीष चौहान कर रहे हैं मैं बिल्कुल इसे गलत नहीं मानता। राजनीति में नंबर ऑफ गेम है भाई, जिसके पास जितने नंबर होंगे, भीड़ ही तो नेता बनाती है। क्या पूरा माहौल बनाया उन्होंने कल, तो यही है कि वो तैयारी कर रहे हैं, आगे चुनाव लड़ेंगे। 2027 पे कितना फर्क पड़ने वाला है इस गुटबाजी का? देखिए, पार्टी भी इन चीज़ों को गंभीरता से ले रही है, और पार्टी कितना भी बड़ा नेता हो बीजेपी के अंदर, चाहे फिर वो शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे फिर वो वसुंधरा राजे हों, कितने भी मैं आपको नाम गिनवा सकता हूँ,
अब बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो अपने नेताओं को जो है राजनाथ सिंह आप देख लीजिए कितने बड़े कद के नेता हैं लेकिन साइलेंट रहते हैं। Silent। तो फिर अगर मैं कहूँ कि मनीष चौहान टकराएंगे बीजेपी से तो वो बहुत छोटी बात नहीं, है। मनीष चौहान टकराने की स्थिति में ना तो है ना वो टकरा रहे हैं, उन्होंने केवल कुछ बातें कही है जैसे आप बता रहे हैं उस बात को आप कह रहे हैं कि ये टकराने वाली बात है। मनीष चौहान की तो ये महत्वाकांक्षा है कि जब बीजेपी मेरे को जो है टिकट दे, टिकट कैराना से मिल जाता तो चुनाव लड़ देते, मजबूत तो चुनाव लड़ जाते, और या तो फिर जो है वो 2027 को साधना चाह रहे हैं। लेकिन हाल फिलहाल ऐसा नहीं लग रहा कि जो है वो बीजेपी के साथ जो है टकराने की नहीं टकराना नहीं होता। देखिए मैंने आपसे कहा आप सहारनपुर के किसी एक विधायक को उठा के देख लीजिए जिसने इतनी बड़ी पंचायत करके टिकट मांगा हो। कुंवर ब्रजेश कहाँ से आए, कोई जानता नहीं था। रामपुर से विधायक कोई जानता नहीं था। कीरत सिंह कोई जानता नहीं था। मान रहे हैं ना आप सारी बातें। एज ए पत्रकार ये कहना चाह रहे शक्ति प्रदर्शन जो है बीजेपी जो संगठन की राजनीति, हाँ जरूर दे सकता है, जहर घोल सकता है, घोल सकता है। खुद मनीष चौहान की राजनीति में जहर घोल सकता है। बीजेपी इस राजनीति को सपोर्ट नहीं करती है। मतलब बीजेपी ये चाहती है कि जैसे शक्ति है तो पार्टी के संगठन की, तुम्हारी कोई शक्ति नहीं है, नेता की कोई शक्ति नहीं है, कोई शक्ति नहीं है बीजेपी के अंदर। आज के टाइम में उन नेताओं को खत्म किया जा रहा है जो वजूद के नेता हैं। आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं सचिन। बिल्कुल कह रहा हूँ। आप मुख्यमंत्री देख लीजिए, सब बदल दिए गए। ऐसे चेहरे लाए जा रहे हैं मुख्यमंत्री में जिनको कोई जानता भी नहीं है। तो जो मास लीडर हैं, जो बड़े लीडर हैं, जिनकी क्षेत्र के अंदर एक बड़ी पहचान है, साइडलाइन किया जा रहा है उनको। पार्टी तो मैसेज पोषण देती थी कद्दावर नेताओं को, वो समय बदल गया है। आप कह रहे कि अब समय बदल गया क्योंकि बीजेपी के अंदर खुद गुटबाजी है। ऐसे में लोग केंद्र में और प्रदेश में खुद गुटबाजी चल रही है। मानता हूँ, लेकिन जो ऐसे में कद्दावर नेता है वो अपनी साख कैसे बचाएंगे, अपने वजूद को कैसे बचाएंगे जब उनके माँ जैसी पार्टी जो उनके पंखों को काटने के लिए, पंखों को सम्मान तो फिर ऐसे बचता है ना, जैसे ट्रैक्टरों का रेला है, स्वाभिमान यात्राएं हैं। इसे ये पंचायत के प्रदीप चौधरी के लिए थोड़ी हुई है। ये पंचायत तो लखनऊ को संदेश देने के लिए हुई है कि इन 2 जिलों में यदि कोई नेता है तो वीरेंद्र सिंह है। अगर आप ये कहें कि पंचायत मधु के लिए हुई है या प्रदीप चौधरी की या प्रसन्न चौधरी के खिलाफ हुई है, मैं ऐसा नहीं मानता। वो तो एक मोहरा है। इसका संदेश तो ऊपर देना है कि आपने किसको टिकट दिया, वो चुनाव हार गया, आप हमें टिकट देते तो हम चुनाव जीत जाते और आगे टिकट हमें दीजिए। मतलब बढ़िया जो संदेश निकल के आया वो संदेश ये निकल के आया कि जय शक्ति प्रदर्शन के माध्यम से ये कहने का बताने का कार्य जय सियासत में बैठे जय हाईकमान को अवगत कराया कि ये चुनाव यहाँ से जीता जाता है, इस दिल्ली से चुनाव जीत सकते थे। आपने एक बात और नोट की होगी अनुज जी, उस कार्यक्रम में समाजवादी से जुड़े लोग भी थे, इमरान मसूद के समर्थक भी थे, कांग्रेसी भी थे। नहीं तो समाज है भाई साहब, समाज नहीं, समाज की पंचायत नहीं थी ना वो गुर्जर समाज की पंचायत नहीं थी। नहीं तो 84 में कौन लोग, नहीं तो ये 84 के थोड़ी थे जो यहाँ से गए हैं, तमाम लोग गए हैं वहाँ। तो ये 84 के थोड़ी थे, कई जिलों के गए, लेकिन जो सहारनपुर से। सचिन जी इस पंचायत को, महापंचायत को पार्टी में बांध के नहीं रखा जा सकता ना। नहीं आप देखिए, आप इसको उन्होंने ये नहीं लिखा भाजपा स्वाभिमान महापंचायत, ये नहीं लिखा। उन्होंने ये नहीं लिखा कि ये क्या कह दिया करें कि ये गुर्जर महापंचायत, वो भी नहीं लिखा। उन्होंने ये 84 एक खाप है वहाँ पे, 84 गाँव की एक खाप है कलशान। ठीक है, मैं आपकी बात मान लेता हूँ। हाँ, मैं आपकी बात मान लेता हूँ। उन्होंने कहा कि इसको स्वाभिमान में जो भी गया बचाने के लिए उसका स्वागत किया। नहीं, उसमें मैं आपको बताता हूँ। देखिए मनीष चौहान और चौधरी वीरेंद्र सिंह, मृगांका सिंह, जितने वहाँ मंच पर लोग थे वो सब बीजेपी के लोग। मतलब आप ये भी कहना चाह रहे हैं कि प्रदीप के खिलाफ, प्रदीप चौधरी तो गुजर है, सब लोग चले गए वहाँ पे। इमरान ने भी भेज दिए, तो गए हैं, हम देखा नहीं, भेजे। अरे आप फोटो देख लीजिए वहाँ। नहीं भेजे, मैं कह रहा हूँ इकरा हसन के लोग भी थे वहाँ। नाराजगी जिन लोगों ने इकरा हसन को चुनाव लड़वाया, फोटोज हैं, वीडियोज हैं, वो लोग वीरेंद्र सिंह के मंच पे थे कल। नहीं, पंचायतों में जाना मना है क्या? मैं ये नहीं कह रहा हूँ मना है, लेकिन वो ये कहना कि 84 के सम्मान में, फिर तो गुजर पंचायत हो गई कल। वो तो गुजरों की पंचायत थी। नहीं तो गुजरों का नेता बनने की एक पश्चिम के अंदर जो है वो भी एक उसमें दृश्य दिखाई दिया। वो दृश्य भी दिखाई दिया कि जिसमें आप देखेंगे कि समाजवादी के लोग भी जा रहे हैं, कांग्रेस के लोग भी जा रहे हैं, नाहिद हसन के लोग भी जा रहे हैं, इकरा हसन के लोग जा रहे हैं। कि स्वाभिमान, वो स्वाभिमान नाम देने कहाँ तक सही है? स्वाभिमान बचाना ये तो एक देखिए कुछ ना कुछ तो नाम करना है। राजनीति में कुछ ना कुछ तो नाम आप दोगे, तो स्वाभिमान कैसे बच रहा है वो आप अच्छे से जानते हैं। जिला पंचायत बड़ी वजह नहीं थी। नहीं, बस मैंने आपको बताया एक बहाना था। देखिए लेकिन मनीष को इस बात का गुस्सा जरूर था अंदर से। शांत पड़े हुए ठहराए हुए पानी को जो है कंकर मार के पूरा हिला दिया। वो पड़े बहाना दे दिया उनको हीरो बनने का, मनीष चौहान को। नहीं तो हीरो है ही पहले से। नहीं और हो गया ना, और हो गया ना चीजें। जो सियासत रहता आप मान रहे हो हीरो? मैं तो एमपी साहब को बड़ा हीरो नहीं, मैं तो आपको मानता हूँ, मैं तो सबकी बात मानता हूँ। जो सियासत सक्रिय हीरो है, जो आदमी निष्क्रिय है वो खत्म हो गया।
नहीं देखिए, राजनीति में सब चलता मैं तो है। एमपी साहब को हीरो मानता हूँ, मैं तो सब लोगों को सांसद जी ने भी बहुत बड़ा कार्यक्रम अभी गंगोगेर में किया था। बड़े मतलब सख्त लहजे में उन्होंने अपने समर्थकों को कहा था कि भाई कोई उत्पीड़न करेगा तो नहीं, एमपी साहब ने तो बोला कि मैं प्रोटोकॉल से बाहर हूँ, आपको पता नहीं कौन से प्रोटोकॉल से बाहर आना चाह रहे हैं मुझे। भाई देखो, नेता तो नेता होता है। देखिए, नेताओं के लिए कोई प्रोटोकॉल नहीं है, जनता सर्वोपरि होती भाई है। आप सदन में जा रहे हो तो किसके लिए जा रहे हो? जनता के लिए जा रहे हैं। और जनता की बात ना हो, जनता के साथ उत्पीड़न हो, अगर जनता के हित ना हो तो मुझे लगता है कि पद को भी आपको छोड़ देना मैं कह चाहिए। रहा हूँ सर, मायावती जी ने छोड़ा था, छोड़ देना चाहिए। चंद्रशेखर ने भी ये बात कही है छोड़ना चाहिए सदन में कि मेरे लोगों की हत्या हो रही है, ऐसे पद और ऐसे सदन में बैठे हैं, मुझे कोई हक नहीं बन जाता। तो प्रोटोकॉल तो ये जनता के लिए है ना सर, प्रोटोकॉल कैसे मायने आएंगे फिर? नहीं चलिए, वो तो उन्होंने किस संदर्भ में कही, देखिए वो तो वही बेहतर बता सकते हैं। लेकिन फिलहाल की राजनीति में दोनों जिलों में मनीष चौहान ने अपने आप को साबित गुजर पंचायत में भी किया था, गुजर यात्रा में। उसका भी मैं आपको बता दूं कि गुजर यात्रा तो निकल ही रही थी, वो निकल ही रही थी, लेकिन क्रेडिट ले गए मनीष चौहान। वो निकल रही थी, यदि मनीष चौहान भी ना आते आपको लगता है कि तो भी यात्रा निकलती। स्वाभिमान महापंचायत से क्रेडिट लेके गए मनीष चौहान। बिल्कुल एक पश्चिम के अंदर एक माहौल मनीष चौहान के पक्ष में बना है, इसमें कोई दो राय नहीं। जैसे अतुल प्रधान का लगता है कि विराम लग जाएगा जिला पंचायत प्रखंड पे, नहीं इस पे लगे ना लगे, क्योंकि मनीष चौहान के पास 13 जिला पंचायत के सदस्य हैं। जो बोर्ड कहेगा विकास कार्य वो होंगे, वहीं से चलेगा। ठीक है। और इस पंचायत से ये साबित हो गया कि जो जिला पंचायत के सदस्य हैं, जिनको बेला फुसला कर इधर लाया जा सकता था विकास का बहाना देकर, क्या वो वहीं रुक जाएंगे? तो बोर्ड जो फैसला करेगा तो अभी भी यानी कि चाबी मनीष के हाथ में, मनीष के हाथ में रहेगी। खैर, बातचीत करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत और शुक्रिया आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया और बड़े ही गंभीरता से जो है इसको या बड़ी जो है बारीकी से आपने जो है इस परिचर्चा को या इन मुद्दों को जो है बड़ी गंभीरता से आपने बात की और जो है बड़ी बारीकी से बात की। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत।